स्वागत है कोरोना काल में सबसे बड़े मंथन का मंच आपके सामने इस वक्त सीधा आ रहे हैं आईएनबी मिनिस्टर, देश के सूचना प्रसारण मंत्री देश के प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। कोरोना का ये संकट काल और उसमें जी लॉकडाउन 3 के साथ आगे बढ़ती हुई सरकार और देश, लेकिन इस बीच खबरों की शुरुआत और इंटरव्यू की शुरुआत मैं उस प्रश्न के साथ करना चाहती हूं, जब खुद गृह मंत्री अमित शाह को एक पोस्ट के जरिए बताना पड़ता है कि उनकी तबीयत को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये गलत है। बतौर सूचना प्रसारण मंत्री क्या कहेंगे आप इस पर? ये बिल्कुल अमित शाह जी ने जो कहा है और उसके बाद नड्डा जी ने जो कहा है कि विकृत मानसिकता है, और ये बिल्कुल ही गंदी सोच का प्रतीक है। यानी हताशा निराशा की इतनी हद हो गई कि लोकतंत्र में लोगों से तो वो जीत नहीं सकते, इसलिए अब यहाँ तक आ गए। तो ये बहुत ही गंदी मानसिकता है, नंबर 1। नंबर 2, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस तरह के अफवाहें और फेक न्यूज़ अभी इतनी चला रहे कि मैं अभी परसों एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जो मंगलवार को सब जगह आएगा। वो है फेक न्यूज़ इज नॉट फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम का मतलब फेक न्यूज़ नहीं है। और इतने झूठे खबरें, ऐसा बता दिया कि भाई एक महिला ने 5 बच्चों को फेंक दिया क्योंकि घर में खाने को कोई अन्न नहीं था। वास्तविकता अन्न वहाँ पका हुआ भी था, घर में अन्न बहुत था, लेकिन पति पत्नी का झगड़ा हुआ, उसके कारण उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया। तो वो छोड़ के इस तरह से झूठ का फैलाव देता है। हिंदू मुसलमान के नाते अलग से बेड किए, ये एक बार चलाया। एक हॉस्पिटल में सारे लोग अब संक्रमित हो गए हैं, सबके सब झूठ निकले। और हमने पीआईबी में फैक्ट चेक यूनिट तैयार किया है, और घंटे भर में किसी भी चैनल पे कुछ आता है या कहीं समाचार पत्र में आता है या सोशल मीडिया पर भी झूठ चलाया जाता है, तो तुरंत उसका खंडन किया हमारी यहाँ व्यवस्था है और हम करते हैं। और उसको फेक ठप्पा लगाकर फेक बस्टर हमारा जो कॉलम है उसमें भी चलाते हैं। तो ये व्यवस्था हमने की है। आप भी ने ट्वीट करके जानकारी दी प्रेस फ्रीडम डे के दिन कि कैसे देश में 1 लाख अखबार हैं, 800 न्यूज चैनल हैं, लेकिन हर कोई अगर फेक न्यूज की काट देखने के लिए किसी तरफ देखेगा तो आप ही का मंत्रालय है। एक आप बता रहे हैं कि आपने ये मिथ बस्टिंग टीम, फेक बस्टिंग टीम बनाई है, लेकिन इसी के साथ कोरोना काल में भी हमने देखा प्रकाश जी कि कई सारी अफवाहें फैलाई गई। इन सब को लेकर कैसे हर मोबाइल तक पहुंचा जाए, कैसे हर किसी तक जानकारी पहुंचे, क्या इस पर कोई गंभीर सोच, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपकी सरकार बना रही है? क्योंकि कोरोना में ये बहुत बड़ा संक्रमण कह लीजिए फेक न्यूज का चला। अंजना जी, आपने ये एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जो झूठ खबरें व्हाट्सएप पर या इस पर चलाए जाते हैं उसका एक परिणाम लोगों पर होता है। जो वांद्रे में हमने देखा कि बांद्रा के समय एक चैनल वालों ने पहले एक न्यूज़ दिखाई और व्हाट्सएप चला और लोगों को लगा ट्रेन आज ही जा रही है, शुरू हो गया जमावड़ा। तो इस तरह से जो ये सारी सभी मोबाइल तक भी पहुंचे, ये अच्छा सुझाव है। हम जरूर इसका विचार करेंगे। चलिए ठीक है, आप अन्य सवालों पर अब आते हैं। कोरोना संकट काल में आपका मंत्रालय किस तरह से पूरी परिस्थिति को देख रहा है? क्या अलग से कदम आपने इस वक्त पर लोगों तक सूचना और जानकारी पहुंचे इसके लिए उठाए हैं? क्योंकि अक्सर जब सरकार से कम्युनिकेशन की कहीं कमी होती है, या प्रशासन से या अलग अलग जो विभाग हैं उनसे, तभी इस तरह की अफवाहें फैलती हैं। जानकारी और लोगों तक पहुंचे, इसके लिए क्या क्या कदम ऐसे वक्त पर आपने उठाए? प्रकाश जी। ऐसा है, पहले तो हमारा भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री ही सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर है। तो उन्होंने जितने भी भाषण इस कोविड के संदर्भ में दिए, 2 मन की बात किया, और उसके द्वारा उन्होंने जनता से सीधा संवाद जाना और जनता उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा जनता कर्फ्यू, लोगों ने कर्फ्यू पालन किया। उन्होंने कहा तालियां थालियां बजाओ, तो तालियां थालियां बजाई। उन्होंने कहा दिए लगाओ, तो दिए लगाए। तो देश पूरा एकजुट होके
एकदम गरीब, यानी मैं आपको ऐसे फोटो भेजूंगा कि झुग्गी झोपड़ी के सामने भी दिए लगे हैं, और जो एक आदमी होमलेस है जिसका कोई घर नहीं है, जो फुटपाथ पर सोता है, वो भी मोमबत्ती लेकर जला रहा है, क्योंकि उसको सबको लगा, पूछा तो बोले मोदी है इसलिए हम बच रहे। तो ये जो भावना है, तो ही इज़ द बेस्ट कम्युनिकेटर। लेकिन हम भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई इस बीमारी से डरो मत, लेकिन एक काम, सीधे 3 काम करना है। एक, 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हाथ बार बार धोते रहना, किसी काम के पहले, किसी काम के बाद। दूसरे हम कह रहे हैं कि घर में बने रहो और मास्क पहनो जब आप मॉब में जाओगे। अभी मैं आपसे अकेला बात कर रहा हूँ और यहाँ बीच में केवल कैमरा है, तो मैं नहीं पहनूंगा तो चलेगा, लेकिन मैं मीटिंग में जब कोई बैठता हूँ, अभी हुई मेरे घर में मीटिंग, तो मैंने ये पहना था। और 6-6 फुट के दूरी पर हमारी सीटें होती है। तो अभी आप घर पे हैं सर या दफ्तर हैं? नहीं, आज शनिवार है। हाँ। तो आज घर से ही दफ्तर चल रहा है। मुझे 40 साल में मैंने कोई शनिवार रविवार नहीं लिया। हाँ। रोज काम करते ही रहते हैं। पीछे आपकी तस्वीर देखी मैंने प्रधानमंत्री की, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर लगातार कांग्रेस हमलावर है सर, वो अटैक कर रही है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों के पलायन का हिस्सा हो या फिर आर्थिक मदद जो इस वक्त पर या आर्थिक स्टिमुलस देने की सरकार की पहल में वो कमियां देख रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? वो सीधे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को इन मुद्दों पर घेरेबंदी कर रहे हैं। मैंने परसों राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई वो सुनी। उन्होंने कहा आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, ऐसा 8-10 बार बोला। मैं कहना चाहता हूँ, आज हमने 15 किलो चावल या गेहूं फ्री में दिया है 60 करोड़ लोगों को। आज हमने 3 किलो दाल लोगों को फ्री में दी है, आज दी है। आज 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपये हर महीने के ऐसे 3 महीने जमा हो रहे। आज 8 करोड़ महिलाओं के घर में 3 गैस सिलेंडर मिल रहे हैं फ्री में। आज के दिन 3 करोड़ लोगों को एक 1000 रुपये सहायता के रूप में मिले हैं जो वरिष्ठ नागरिक है। आज के दिन 8 करोड़ लोगों को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में मिले हैं। तो मिल रहे पैसे बाबा, 1,70,000 करोड़ रुपए ग्रामीण जनता के लिए ही दिए हैं, वो खाते में जा रहे हैं। पहले क्या होता था, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ, 15 ही रुपये पहुँचते हैं। अब मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं और 100 के 100 खाते में पहुँच रहे, और इसलिए जिनको बीच में 85 रुपये मिलते थे वो आज परेशान है। चलिए ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आज की बात तो आपने कर ली, लेकिन बीते दिन औरंगाबाद में मजदूरों के साथ एक भयावह हादसा हुआ। प्रकाश। नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट है। मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा फिर से कि आप जहां है वहां रुके। आप अगर पर प्रांतीय है यानी दूसरे प्रांत में आपका जाना है तो उसकी एक पद्धति तय की है कि रेलवे आएगी, आपको ले जाएगी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, वेट करो। वहाँ आपको सामाजिक संस्थाएं और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ आपको ठीक तरीके से रखे और भोजन दोनों समय और चाय पान ये सब मिले, ये देखना उनका काम है। वो करना चाहिए। वो नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में है, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन अब मैं ये अपील करूंगा कि अभी पैदल मत चलो, कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे ऐसे। उसके जगह आप जहां हैं वहां रुक जाइए, विश्वास रखिए सिस्टम में, और आप सही तरीके से घर पहुंचोगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कई विभाग हैं आपके नीचे, और इसीलिए प्रकाश जी मैं तमाम मुद्दों पर जुड़ा हुआ, क्योंकि जानकारी आई कि आपने 5 मई को ही बैठक की थी। हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज में भी आप मंत्री हैं, इसीलिए मेरा सवाल है कि वहां पर क्या कोशिशें, कुछ पहल हो रही हैं जिसके बारे में आप दर्शकों को बताएं कि कैसे वापस आर्थिक जो परेशानियां इस वक्त हैं लॉकडाउन की वजह से, सब कुछ
एक तरह से रुक चुका है, कैसे धीरे धीरे जान फूंकने की कोशिश होगी इन उद्योगों में? ऑटो इंडस्ट्री हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इसमें 6% हमारा जीडीपी होता है। नौकरियां बहुत बड़े पैमाने पर होती है और उसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, हमारा जीडीपी का हिस्सा बहुत होता है। तो ये इंडस्ट्री चले, इसमें इस बार 2 व्यवधान आए। एक तो BS6 में हमने ट्रांसफ़र करना था, तो BS4 से सारे नई गाड़ियाँ BS6 प्रणाली के तैयार हुए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही ऑटो की पूरी बिक्री और सारी प्रक्रिया फिर से कल कारखाने मारुति का शुरू ही हो गया, बाकी भी शुरू होंगे और ये गति फिर से पकड़ेगी। लोग लेने के लिए अभी वेट कर रहे थे कि BS6 आने के बाद हम वाहन खरीदी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जैसे ही 17 तारीख के बाद मेरा विश्वास है कि बहुत बड़े पैमाने पर बंधन धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, तब लोग निश्चित खरीद फिर से शुरू करेंगे और तब ये इंडस्ट्री भी जोर से चलेगी। जी, तो आपने जानकारी दी कि बीते दिन से मारुति के प्लांट में कामकाज शुरू हो गया। क्या हम माने कि क्लियरेंस कुछ दिन में अन्य भी जो ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज हैं ऑटो सेक्टर से जो जुड़ी हुई हैं, ऑटो इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग, उन सबको हाँ, धीरे-धीरे होना ही चाहिए और बहुत जगह काम तैयार शुरू होने की प्रक्रिया चल रही है और बाकी जगह भी शुरू हो रहा है। तो मुझे मालूम है प्रत्यक्ष सबने अपना अपना प्लान बताया है, तो ये शुरू होगा और 17 तारीख यानी अभी 1 सप्ताह बचा है। सप्ताह के बाद बहुत सारी सहूलतें तो बढ़ती जाएगी और हमारा जीवन पूर्व स्थिति में आ जाएगा और हम कोरोना के लिए जो 3 सावधानियां बरतनी है वो भी बरतेंगे और न्यू नॉर्मल में हमारे जीवन की गतिविधि भी फिर से सुचारू रूप से शुरू करेंगे, ये मुझे विश्वास है। जी, बतौर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट अब मेरा अगला सवाल है आपसे, आपके अलग अलग विभागों पर, मंत्रालयों पर मैं एक सवाल लेना चाह रही हूँ। गंगा जल इतना पावन इस वक्त, प्रदूषण का स्तर नीचे आया है। अगर हम वातावरण को देखें तो उस नजरिए से एयर क्वालिटी जो है प्रदूषण की कमी की वजह से वो भी बेहतर हुआ है। लोग यही पूछेंगे कि कुछ ऐसा करिए मंत्री जी कि आने वाले वक्त में ये बरकरार रहे, कुछ हद तक तो नियंत्रण में रहे। बिल्कुल, आपने जो कहा वो बहुत सही कहा है कि हमें सबको मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम प्रदूषण हो, क्योंकि जब वाहन सब चलने लगेंगे तब प्रदूषण होगा, वो वैसे रुकता नहीं है। और कोई वाहन नहीं चलाएगा ऐसा भी नहीं होगा, तो वाहन चलाएंगे थोड़ा प्रदूषण होगा। लेकिन अब BS6 आएगा तो BS6 के कारण BS6 का पेट्रोल डीजल भी मिलेगा और BS6 का वाहन भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 70 से 75% कमी आएगी। तो ये एक अच्छा समाचार मैं आज आपको दे रहा हूं। उसके साथ साथ दूसरा जो है कि वहाँ उद्योगों से जो पानी में जाता है 30 BOD की मात्रा अलाउड होती है, अभी तो 0 BOD जा रहा है, इसलिए गंगा का पानी और ये सब दिख रहा है। लेकिन ये पानी जिस तरह से खराब दिखता था और अब एकदम इतना साफ हो गया है, इसका मतलब कुछ कारखाने निश्चित रूप से चोरी छुपा कर अपना गंदा पानी नदी में बहाते हैं। उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई के साथ ही ये फिर से गंगा निर्मल और अच्छी रहे। एक मोदी जी ने 10 करोड़ टॉयलेट का काम पूरा किया, इसलिए देहातों से जो सारा जो गंदगी आती थी और वो सागर तक चली जाती थी पानी में, वो अब नहीं जा रही है, उसका अब इलाज हो गया है। वैसे ही शहरों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी से जल्दी बन रहे हैं, जो बंद पड़े थे वो भी शुरू हो रहे हैं और इसके कारण गंदगी कम होगी। हम अभी वाराणसी गए थे, तब हमने देखा कि जहाँ से 15 करोड़ लीटर रोज गंदगी नदी में आ रही थी, अब 15 सेंटीमीटर भी नहीं आ रही है, यानी एकदम लीटर क्या मिलीमीटर भी नहीं आ रहा है। तो ये इतना ये हुआ है, तो ये दिशा है और इसी दिशा को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी प्रदूषण के बारे में बहुत हमेशा सावधान रहते हैं, बहुत उनका
कहना लगातार होता है कि हमें काम करना है और हमारे लिए काम करना है, दुनिया के लिए नहीं। और पीएम का जो फैसला था, अब चूंकि आप बार बार पीएम का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके नेतृत्व पर और उनके तरीके पर अब आना चाहती हूं, क्योंकि उसकी गहरी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने की, कई विरोधियों ने की। ममता बनर्जी भी हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से विरोध कर रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का फैसला जल्दी लिया, इसको लेकर उनके नेतृत्व का जो तरीका है या फैसले लेने का तरीका है, उसको लेकर भी लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कैसे डिफेंड करेंगे आप? पहले तो उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से और सभी संबंधितों से बहुत सारी चर्चा की थी, सभी पार्टियों की भी बैठक हुई थी, सब कुछ हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 महत्वपूर्ण है कि लोग दुनिया भर में प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत ने सही समय पे लॉकडाउन किया, कंप्लीट लॉकडाउन किया, इसलिए भारत की आज कम नुकसान हुआ है अन्य देशों की तुलना में, नहीं तो हमारा भी वैसा ही नुकसान होता। लेकिन आज अमेरिका में जब 75,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं और 5 लाख लगभग 10 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शन वही हुए हैं, तो ये स्थिति हमारी बन जाती, लेकिन नहीं बनी क्योंकि समय पे किया। लेकिन दुर्भाग्य है, जिसकी दुनिया प्रशंसा करती है, यहाँ विपक्षी दल उसकी आलोचना करते हैं। बतौर आईएनबी मिनिस्टर 2 सवाल और। एक तो ये कि आप ही ने बताया 1 लाख अखबार, 800 चैनल, ये बहुत मुश्किल की घड़ी है मीडिया के लिए भी। इस पर आपकी क्या सोच है, खास तौर पर? नहीं, ये सच्चाई है कि मीडिया के बारे में मीडिया को आज दिक्कत भरा सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चैनल्स को नहीं, चैनल को तो अभी ज़्यादा देखा जा रहा है और इसलिए चैनल का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा उद्योग जगत मंद होने के कारण थोड़े 1 आध महीना ये प्रॉब्लम रहेगा। मुझे लगता है चैनल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये एक लोगों के दिल में जो बैठ गया है न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के बारे में, कि भाई वो लेने से कोविड होता है, ये तो हद हो गई, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है। लेकिन RWS पढ़े लिखे लोग भी अपने कॉलोनी में समाचार पत्र नहीं आने दे रहे और डालने वाले भी नहीं डालते हैं। अभी मैंने देखा जगह जगह शुरू हुआ है, लेकिन कुछ जगह राज्य सरकारों ने भी बंद रखा है, जैसे मुंबई पुणे में बंद रखा है। तो इसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। डोर डिलीवरी चलेगी तो डोर डिलीवरी न्यूज़पेपर की क्यों नहीं चलेगी? तो ये हमें समझना चाहिए और इसी दिशा से आगे जाना चाहिए। दूसरा जो संकट है, बिजनेस जब भी कोई प्लान करता है तो कभी बहुत अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, तो उससे भी बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि ये अपने आप अच्छी तरीके से बाहर आएगी। और जहाँ तक सरकार का मदद का है, सरकार हमेशा उनका ख्याल करके मदद करने की कोशिश करती रहेगी। इतना ही मैं आज बताऊंगा। आखिरी सवाल, जब महाभारत और रामायण व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे दूरदर्शन के ही, तो आप बहुत गदगद थे, आपकी फोटो भी बहुत वायरल हुई थी, क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें बुराई क्या है? रामायण महाभारत हमने दिखाया, बहुत बेहद लोकप्रिय हुआ। दुनिया के बाकी सारे लोकप्रिय जो कार्यक्रम है उससे बढ़कर आज इतने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वो देखा, तो ये तो आनंद की बात है। और मैंने इसलिए कहा कि इसमें कोई एक ने ट्वीट किया कि भाई ये तो अफीम है, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया कि ये तो अफीम दे रहे हैं। अरे ये रामायण महाभारत को जो अफीम कहते हैं, उनका ही कैसी मानसिक स्थिति है ये देखने की जरूरत है। क्योंकि मैंने कहा कि अब रामायण आज समाप्त होगा, लेकिन कल से कृष्णा शुरू होगा। देखो, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है, ये कोई मजहब का कार्यक्रम नहीं है। ये सभी लोग देखते हैं। इंडोनेशिया में भी होता है रामायण, इंडोनेशिया में भी होता है, तो ये सब जगह होता है। तो ये एक सांस्कृतिक धरोहर है भारत की और हमें गर्व है उसका, और वो करते रहना चाहिए। ये आइडिया आप ही का था? आइडिया मैंने बात की, क्योंकि पहले उसमें डिफिकल्टी थी, हमारे अधिकारियों को पहले बताया था, लेकिन अधिकारियों के बात करने के बाद कोई टेक्निकल ट्रांसफर के प्रॉब्लम थे। फिर मैंने सागर जी के, रामानंद सागर जी के बेटों से बात की,
परिवार से बात की, फिर बी.आर. चोपड़ा के परिवार से बात की और सब करके हमने किया, तो ये अच्छी सफलता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत आज धन्यवाद। तक पर थे।